हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की यह क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले अपन कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी संभोग क्रिया द्वारा जनन करके अपनी वंशवृद्धि करते हैं और इस जनन क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। मनुष्य और पशुओं में प्रजनन लैंगिक जनन द्वारा होता है। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु युग्मक कहलाते हैं और निषेचन के दौरान नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर शुक्राणु व मादा के अंडाणु के मिलने के पश्चात जो द्विगुणी संरचना बनती है उसे जाइगोट कहते हैं। अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र का क्या कार्य है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं अपन। तो मादा जनन तंत्र का पहला कार्य अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा कार्य निषेचन करना, तीसरा कार्य गर्भरोपण या इम्प्लांटेशन ऑफ फेटस, चौथा कार्य भ्रूण के विकास हेतु उचित वातावरण प्रदान करना और अंतिम कार्य प्रसव या पार्चुरेशन करवाना। तो अपन मादा प्रजनन तंत्र को अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा है द्वितीय लैंगिक अंग। तो आपके प्राथमिक लैंगिक अंग के अंतर्गत क्या आता है, अंडाशय। और अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु बनाना तथा हार्मोन का उत्पादन करना। दूसरा भाग है द्वितीयक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीय लैंगिक अंगों में आता है आपके अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या है, अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। दूसरा भाग है गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, ये सभी द्वितीयक सहायक अंगों में आते हैं, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंगों में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या सभी पशुओं में 2 होती है। गाय में दायां अंडाशय बाएं अंडाशय से बड़ा होता है और अंडाशय की आकृति है जो सब पशुओं में अलग अलग होती है। रूमिनेंट पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अंडाशय ओवल शेप या आलमंड शेप होता है, जबकि घोड़ी में अंडाशय बीन शेप होता है। क्योंकि घोड़ी के अंडाशय में ओवुलेशन फोसा पाया जाता है। गाय के एक अंडाशय का वजन 10 से 19 ग्राम होता है और अंडाशय उदर गुहा के लंबर क्षेत्र में स्थित होता है। गाय का अंडाशय गर्भाशय की दीवार से ब्रॉड लिगामेंट द्वारा जुड़ा रहता है और यह ब्रॉड लिगामेंट अंडाशय के जुड़ने के स्थान को हाइलस कहते हैं। ब्रॉड लिगामेंट के अंडाशय से जुड़ने के स्थान को हाइलस कहते हैं। अंडाशय सभी पशुओं में अलग अलग साइज का होता है। गाय में अंडाशय की साइज अपन देखते हैं कि 1.25 से 1.75 इंच इसकी लंबाई होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 0.75 से 1.25 इंच होती है तथा इसकी मोटाई 0.5 से 0.75 इंच होती है। जो ब्रॉड लिगामेंट है वो चिकनी पेशियों द्वारा निर्मित होता है तथा इसके द्वारा अंडाशय को रक्त व पोषण मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि घोड़ी में भी अंडाशय की संख्या 2 होती है और घोड़ी का अंडाशय बीन शेप होता है और जो इस अंडाशय की साइज है वो होती है 3.5 से 1 इंच, यानी 3.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। और घोड़ी के अंडाशय का वजन 70 से 80 ग्राम होता है। नेक्स्ट है घोड़ी के अंडाशय के स्वतंत्र सिरे पर एक गड्ढा होता है जिसे ओवुलेशन फोसा कहते हैं और घोड़ी का अंडाशय सब लंबर क्षेत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट है आपके बिच। बिच का अंडाशय आकार में अंडाकार होता है और संख्या में 2 होते हैं।
लेकिन इसकी आकृति लोब्यूलेटेड या अंगूर के गुच्छे की तरह होती है और बीच का अंडाशय थर्ड व फोर्थ लंबर वर्टिब्रे के नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट आपके श्वाइन। श्वाइन का अंडाशय भी लोब्यूलेटेड या अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। नेक्स्ट आपके मुर्गी या हैन। मुर्गी में केवल बायां अंडाशय पूर्ण विकसित व क्रियाशील होता है जो उदर के ऊपरी भाग में स्थित होता है और इसका अंडाशय भी अंगूर के गुच्छे के रूप में होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टीएस ऑफ ओवरी या अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का अपन डायग्राम देखेंगे तो इसमें अपने को निम्न संरचनाएं दिखाई देगी। तो सबसे पहले अंडाशय में जो अपने को ये फॉलिकल है जिसे अंडे का निर्माण होता है वो प्रिमोर्डियल फॉलिकल के रूप में पाई जाती है। यह प्रिमोर्डियल फॉलिकल ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है और इसी प्राइमरी oocyte से मैच्योर फॉलिकल का निर्माण होता है और यह मैच्योर फॉलिकल है जो ग्रोथ करके ग्राफिन फॉलिकल बनाती है जिसे अपन सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। यह सेकेंडरी oocyte या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है जो स्फुटित होती है और इसे ओवम या अंडाणु रिलीज होता है। जब इसे अंडोत्सर्ग हो जाता है तो अंडोत्सर्ग होने के पश्चात यह अगर निषेचन हो जाता है तो यह ग्राफिन फॉलिकल कार्पस ल्यूटेम में डेवलप होने लग जाती है और अगर निषेचन नहीं होता है तो यह ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के पश्चात वापस दूसरी प्रिमोर्डियल फॉलिकल है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और उसे प्राइमरी oocyte, मैच्योर फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte, वापस ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो भी ओवरी की अनुप्रस्थ काट देखते हैं अपन उसमें सबसे बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। उस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक परत पाई जाती है जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल होती है इनको सहारा प्रदान करती है और इनको बचाए रखती है। ओवरी पे जो लेयर पाई जाती है वो जितनी भी फॉलिकल होती है उनकी बाहरी आघातों से रक्षा करती है। आगे देखते हैं कि डिम्ब ग्रंथि एक विशिष्ट उपकला कोशिकाओं की परत द्वारा आच्छादित रहती है जिसे जर्मिनल लेयर कहते हैं। इसके नीचे संयोजी ऊतकों का एक पिंड होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। यह स्ट्रोमा ट्यूनिका एल्बुजिनिया को बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंडाशय का आकार फॉलिकल तथा कार्पस ल्यूटेम की उपस्थिति के कारण अनिश्चित होता है। अंडाशय का आकार कोई भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम गाय में पूरे अंडाशय को घेरे रहती है लेकिन घोड़ी में एक छोटे से क्षेत्र को नहीं घेरती जिसे ओव्यूलेशन फोसा कहते हैं। तो घोड़ी में जो ओव्यूलेशन की क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? घोड़ी में ओव्यूलेशन की क्रिया हमेशा ओव्यूलेशन फोसा से होती है। आगे देखते हैं कि ओवरी की अनुप्रस्थ काट में देखने पर इसे दो भाग होते हैं। ओवरी की अनुप्रस्थ काट देखने पर इसके दो भाग दिखाई देते हैं। एक बाहर की तरफ हल्का भाग होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर की तरफ एक गहरा भाग होता है जिसे मेडुला कहते हैं। तो अपन सबसे पहले कॉर्टेक्स के बारे में देखेंगे। तो कॉर्टेक्स में गोलाकार एपिथेलियम पुटक होते हैं। इसी से oogenesis द्वारा ओवम बनता है। आगे देखते हैं जन्म के समय प्रत्येक ओवरी में हजारों प्रिमोर्डियल फॉलिकल होते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही परिपक्व हो पाते हैं, शेष विघटित हो जाते हैं और मादा में अंडों की संख्या का निर्धारण जन्म से पूर्व ही हो जाता है। दूसरा अपन देखते हैं मेडुला। यह बीच का भाग होता है और इसी से ओवरी को रक्त सप्लाई होती है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ फॉलिकल या पुटक के प्रकार। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रिमोर्डियल फॉलिकल, दूसरा है ग्रोविंग फॉलिकल और तीसरा ग्राफिन फॉलिकल जिसे सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल। यह प्रिमोर्डियल फॉलिकल oocyte होते हैं जो चपटी उपकला द्वारा आच्छादित होती है जिन्हें ग्रेनुलोसा कहते हैं। जन्म के समय गाय में इनकी संख्या 1.5 लाख तक होती है।
लेकिन प्यूबर्टी अवस्था में oogenesis के माध्यम से कुछ ही परिपक्व हो पाते हैं, ज़्यादातर पुटक अवस्था में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है 15 से 20 वर्ष की उम्र तक गाय में 10,000 तक रह जाती है। जो ये फॉलिकल है इनकी संख्या 10,000 तक ही रह जाती है। दूसरा देखते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। इन पुटक में oocyte के चारों तरफ दो अधिक परत ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की होती है तथा यह oocyte आकार में वृद्धि करती है। इसी समय एक जोना पेलोसुडा की परत oocyte के चारों तरफ दिखाई देती है और यह ग्रोइंग फॉलिकल को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिन फॉलिकल। इस अवस्था में फॉलिकल में गुहा अच्छी प्रकार दिखाई देने लग जाती है, कैविटी है जो स्पष्ट नजर आने लग जाती है और ग्राफिन फॉलिकल थोड़ा अंडाशय से बाहर निकल जाता है। गाय के अंडाशय का व्यास है जो 18 से 20 माइक्रोमीटर होता है तथा जोना पेलोसुडा से भलीभांति घिरा हुआ होता है। पुट्टिका की गुहा में फॉलिकुलर फ्लूइड स्रावित होने लगता है। इस अवस्था में ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के साथ दो परत थीका इंटरना व थीका एक्सटर्ना का निर्माण होता है। ग्राफिन फॉलिकल में इस तरल पदार्थ के दबाव से ओवम व कोशिकाएं एक तरफ हो जाती है तथा इसकी आंतरिक परत स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहलाती है। नेक्स्ट यह ग्रेनुलोसा कोशिकाएं परिपक्व डिम्ब को गुहा में एक हिलोक द्वारा बाहर निकल जाती है जिसे कुमुलस ओफोरस कहते हैं। तो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की संरचना आपके सामने है। इसमें सबसे बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, उसके पश्चात थीका एक्सटर्ना की लेयर होती है। थीका एक्सटर्ना के नीचे एक लेयर और पाई जाती है जिसे थीका इंटरना कहते हैं। उस थीका इंटरना और कोमुलस ओफोरस के बीच में लिक्विड फॉलिकल पाई जाती है। फ्लूइड भरा रहता है जो इनको बाह्य आघातों से बचाता है और कोमुलस ओफोरस है इसके अंदर ओवम नामक संरचना पाई जाती है। तो जब भी ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है या स्फुटित होती है तो यह ओवम रिलीज होकर शरीर से बाहर आ जाता है, अंडाशय से बाहर आ जाता है और जो अंडवाहिनी होती है वो इस ओवम को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं अंडाशय के कार्य। जो अंडाशय है वो क्या क्या कार्य करता है। तो अंडाशय का पहला कार्य है अंडे का निर्माण करना, एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करना। तीसरा कार्य कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कर गर्भकाल को बनाए रखना। नेक्स्ट है पुनः हार्मोन का स्रावण कर प्रसव में सहायता करना। जैसे जब भी मादा पशु का गर्भकाल पूरा हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन भी अंडाशय से स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है और कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और कार्पस ल्यूटियम किसका रूपांतरण है? जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है अपनी जो स्फुटित होती है, अगर निषेचन हो जाता है तो वहीं आगे जाकर कार्पस ल्यूटियम बनाती है। तो आपको पूछ ले कि कार्पस ल्यूटियम क्या है, तो ओवुलेशन के पश्चात मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल निषेचन होने के पश्चात जो संरचना बनाती है उसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करती है और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भकाल को बनाए रखने में सहायक होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम ओविडक्ट या अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे।